हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल ज्ञान गोल पे। दोस्तों, आज मैंने संविधान का एक नया चैप्टर प्रस्तावना को लिया है और इस प्रस्तावना चैप्टर से सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आज इस प्रस्तावना को हम लोग बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ेंगे और क्या है इस प्रस्तावना की विशेषता उसको समझेंगे, कैसे कैसे इससे प्रश्न आते हैं उसके बारे में देखेंगे और अच्छे से समझेंगे। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, प्रस्तावना को हम लोग उद्देशिका के नाम से भी जानते हैं और इस प्रस्तावना को हमारे संविधान में अमेरिका से लिया गया है। ठीक है, संविधान में हमारे प्रस्तावना को कहाँ से लिया गया है? तो अमेरिका से लिया गया है। यहाँ मैंने लिख दिया है कि जो हमारा संविधान में जो प्रस्तावना है उसको कहाँ से लिया गया है? तो अमेरिका से। और एक और इसमें पॉइंट आता है दोस्तों कि हमारे संविधान में जो प्रस्तावना है वो तो अमेरिका से लिया गया है, लेकिन प्रस्तावना की भाषा कहाँ से लिया गया है? तो वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ठीक है, तो दो पॉइंट इसमें हो गया कि हमारे संविधान में प्रस्तावना कहाँ से लिया गया है? तो अमेरिका से। और प्रस्तावना की जो भाषा है वो कहाँ से लिया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और समझते हैं कि ये जो प्रस्तावना है इसका विकास कैसे हुआ। तो सबसे पहले चलते हैं, जब हमारा संविधान बन रहा था उस समय मैंने आप लोगों को बताया था कि एक संविधान सभा का गठन किया गया था। संविधान बनाने के लिए हमारे देश में एक संविधान सभा का गठन किया गया था उस समय, और उसी संविधान सभा द्वारा हमारा संविधान बनाया गया। उसी संविधान सभा के एक सदस्य जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में एक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया कि हमारा संविधान किस तरह का होना चाहिए। तो इसको याद रखिएगा, डेट 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया? जवाहरलाल नेहरू ने। और यही उद्देश्य प्रस्ताव मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि 22 जनवरी 1947 को इसको स्वीकृति मिलती है और हमारा संविधान बनना स्टार्ट हो जाता है। तो जब जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया और उसके बाद जब हमारा संविधान बना, इसी उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान के प्रस्तावना के रूप में हमारे संविधान में जोड़ा गया। ठीक है, तो इसके बारे में आप लोग समझ गए कि प्रस्तावना क्या है, कैसे इसका विकास हुआ, कहां से किस देश से इसको लिया गया है। आगे बढ़ते हैं। हमारे संविधान में जो प्रस्तावना है उसका जो शुरुआत होता है वो हम भारत के लोग। प्रस्तावना की जो शुरुआत होता है, हमारे संविधान का प्रस्तावना जो है उसका शुरुआत होता है हम भारत के लोग से, यानी कि भारत की जनता। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा संविधान बनाया गया है वो किसके द्वारा बनाया गया है? तो भारत की जनता के द्वारा, हमारे देश की जनता के द्वारा हमारा संविधान बनाया गया है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, यहाँ पे लिखा हुआ है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, समझते हैं। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब हुआ कि जो हमारा देश है वो अब पूरी तरह से स्वतंत्र है और अपना आंतरिक और बाह्य निर्णय लेने के लिए हमारा देश अब स्वतंत्र हो चुका है। अब वो किसी के दबाव में नहीं है। हमारा जो देश है वो अपना निर्णय, आंतरिक और बाह्य जो भी निर्णय है, खुद अपनी मर्जी से ले सकता है। तो इसको आप लोग समझ लीजिएगा कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब क्या हुआ। तो हमारा देश अब आंतरिक और बाह्य निर्णय लेने के लिए पूर्णतः स्वतंत्र है। उसके बाद आगे वर्ड है समाजवादी और पंथ निरपेक्ष। पहले समाजवादी को समझ लेते हैं। समाजवादी का मतलब होता है समानता। हमारा जो संविधान है, संविधान की जो प्रस्तावना है वो भारत के लोगों में समानता की बात करता है। पंथ निरपेक्ष का मतलब है दोस्तों कि हमारा संविधान जो है, हमारा जो देश है, इसका कोई धर्म नहीं होगा। जो भी धर्म होगा हमारे देश की जनता का होगा। संविधान या देश का कोई धर्म नहीं होगा। और ये जो हमारा संविधान है, हमारा जो देश है, इस सभी धर्मों को मान्यता देगा। तो पंथ निरपेक्ष का मतलब यही हुआ कि हमारा जो संविधान है, हमारा जो देश है, उसमें सभी धर्मों के लोगों का मान्यता मिलनी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
लोकतांत्रिक गणराज्य। अब लोकतांत्रिक का मतलब हुआ कि जो हमारा चुनावी सिस्टम है, चुनाव के माध्यम से जो जनता द्वारा हमारे देश के जो राष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री हैं, जो यानी कि जो हमारे देश के सर्वोच्च पद है, वो लोकतांत्रिक विधि द्वारा, चुनाव द्वारा, जनता द्वारा चुना जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, 3 तरह की न्याय की बात की गई है हमारी प्रस्तावना में। क्वेश्चन डायरेक्ट रूप से पूछता है कि हमारी प्रस्तावना में कितनी तरह की न्याय की बात की गई है, तो 3 तरह के, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। ठीक है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। स्वतंत्रता 5 प्रकार की, समानता न्याय 3 प्रकार की, न्याय 3 प्रकार से और स्वतंत्रता 5 प्रकार की। यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि हमारा जो संविधान है, हमारा जो प्रस्तावना है, वो 3 तरह का न्याय, 5 तरह की स्वतंत्रता और 2 तरह की समानता की बात करता है। प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, तो यहाँ पे समानता 2 हो गया, प्रतिष्ठा और अवसर, और स्वतंत्रता 5 प्रकार का हो गया। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। न्याय 3 प्रकार का हो गया, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। तो ये तीनों क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों कि हमारे प्रस्तावना में स्वतंत्रता कितने प्रकार की है, समानता कितने प्रकार की है। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। तो यहां तक आप लोगों ने समझ लिया होगा। उसके बाद है कि समानता प्राप्त करने के लिए 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया जाता है। ये लास्ट पॉइंट है प्रस्तावना का, लास्ट में लिखा हुआ है कि 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत किया जाता है या फिर पारित किया जाता है। उसके बाद कुछ यहाँ पे हमारे संविधानविदों ने कुछ बातें कही हैं, तो उसको हम लोग समझ लेते हैं कि किन्होंने क्या बात कहा है। तो प्रस्तावना जो है, प्रस्तावना के बारे में के मुंशी ने क्या कहा है। तो प्रस्तावना के बारे में उन्होंने कहा है कि प्रस्तावना को राजनीतिक जन्मपत्री किसने कहा है, तो के.एम. मुंशी ने। हमारा जो प्रस्तावना है उसको राजनीतिक जन्मपत्री किसने कहा है, तो के.एम. मुंशी ने। आगे बढ़ते हैं। संविधान का परिचय पत्र, ये जो हमारा प्रस्तावना है इसको संविधान का परिचय पत्र कहा है किसने, तो N.A. पालकीवाला और सर अनरेस्ट बारकल, इन दोनों लोगों ने संविधान का परिचय पत्र किसको कहा है, तो प्रस्तावना को कहा है। उसके बाद प्रस्तावना हमारे दीर्घकालीन सपनों का विचार है। प्रस्तावना हमारे दीर्घकालीन सपनों का विचार है, ये बात किसने कहा है, तो सर अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर। ठीक है, सर अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर ने यह बात कहा है कि प्रस्तावना हमारे दीर्घकालीन सपनों का विचार है, यानी कि लंबे समय में हमारा जो संविधान है वो किस तरह का शासन हमारे देश में चाहता है उसके बारे में कहा है कि इस प्रस्तावना हमारे दीर्घकालीन सपनों का विचार है। किसने कहा है, तो सर अलादी कृष्ण अय्यर। ये बातें आप लोग याद रखिएगा, इससे डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसने क्या कहा है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कुछ मैंने पॉइंट लिखा है कि प्रस्तावना से रिलेटेड, उसको भी याद कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय दिया। यूनियन बनाम मदन गोपाल 1957 में सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले ये कहा कि जो प्रस्तावना है वो न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी व्यक्ति हमारे प्रस्तावना की अवहेलना करता है, उसका अपमान करता है, तो उसके लिए न्यायालय में नहीं जाया जा सकता है। ठीक है, तो 1957 में सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया था कि जो प्रस्तावना है वो न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। उसके बाद बेरुवाड़ी यूनियन 1960 में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि संविधान का जो प्रस्तावना है वो संविधान का अंग नहीं है।
यानी कि संसद इसमें संशोधन नहीं कर सकती है। यानी कि जो ये सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया, इसमें कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है और इसमें संसद संशोधन नहीं कर सकती है। उसके बाद केशवानंद भारती बनाम केरल 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने यह माना कि प्रस्तावना संविधान का अंग है और इसमें जो संसद है वो संशोधन कर सकती है, लेकिन मूल ढांचे को, जो प्रस्तावना की या संविधान की जो मूल ढांचा है उसको बदला नहीं जा सकता है। ठीक है, तो ये तीनों याद कर लीजिएगा कि यूनियन बनाम मदन गोपाल 1957 में सर्वोच्च न्यायालय ने ये कहा कि कोई व्यक्ति अगर प्रस्तावना का अवहेलना करता है तो उसके लिए न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, यानी कि न्यायालय नहीं जाया जा सकता है। उसके बाद यूनियन बेरुबादी यूनियन 1960 में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि संविधान प्रस्तावना जो है वो संविधान का अंग नहीं है। उसके बाद केशवानंद भारती बनाम केरल 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया कि प्रस्तावना संविधान का अंग है और संसद इसमें संशोधन कर सकती है। उसके बाद 42वें संविधान संशोधन 1976 में पहली बार प्रस्तावना में संशोधन हुआ और इसमें 3 शब्द जोड़े गए। एकमात्र बार अभी तक प्रस्तावना में संशोधन हुआ है 42वें संविधान संशोधन 1976 में, और इसमें 3 शब्द जोड़ा गया, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा कि प्रस्तावना का क्या मतलब है, क्या है इस हमारे संविधान में इसका जगह और कैसे कैसे इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।